हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको जो कंटिन्यू वीडियो करवा रहे थे क्लास 12th के प्रैक्टिस पेपर की, उसका आपका आज का पार्ट सेकंड करवा रहे हैं हम। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको जितने भी एमसीक्यू थे, जितने भी असर्शन रीजन थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 तक के, ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको कंप्लीट करवा दी थी। अगर किसी ने ये वीडियो ना देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो के लिंक से इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सेक्शन बी से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने करवा दिया था, वो था आपका सेक्शन ए। अब हम करवाएंगे सेक्शन नंबर बी को। ठीक है, सेक्शन नंबर बी जो है आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और इसमें लगभग शायद 5-6 क्वेश्चंस हैं और वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे, जो मेन क्वेश्चन है वो भी और वाले हैं, वो भी दोनों ही करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। नंबर 21 कह रहा है, रिलेशन वाला चैप्टर दे रखा है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 का ही है। कह रहा है दी एल, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। ठीक है, अगर सेट दे रखा है सभी लाइन्स का in a plane and R be the relation in L, define as R equal to L1 और L2। जो रिलेशन बन रहा है वो L1 और L2 करके बन रहा है, जैसे कि हमारे रिलेशन XY करके बनता है। तो यहाँ पर आपको बता दिया है कि रिलेशन जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, L1 और L2। मतलब पहली टर्म कोई लाइन 1 होगी और दूसरी टर्म कोई लाइन 2 होगी, और दोनों में डिफरेंस मतलब और दोनों में सिमिलरिटी क्या दे रखी है कि L1 इज़ परपेंडिकुलर, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। L1 और L2 क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, ऐसा आपको रिलेशन यहाँ पर शो करके दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चनों में पहले तो ये देखो क्या पूछ रहा है, बोल रहा है शो दैट R इज़ अ सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो आपको तीनों को देखना है और शो करना है कि वो सिमेट्रिक तो होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है, पहले आपको कंडीशन सबकी पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये कहती है कि आपका A बिलोंग्स टू A होना चाहिए रिलेशन में। अगर A और A का रिलेशन होता है तो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव है। A और A का मतलब क्या है, अगर आपने फर्स्ट टर्म रखी तो उसके साथ में ही आंसर भी फर्स्ट टर्म आ जाए, तो ऐसा रिलेशन होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो पॉसिबल नहीं है कि रिफ्लेक्सिव हो। क्यों? क्योंकि अगर आप L1 को L1 के साथ रखोगे तो कभी ऐसा हो सकता है जो रिलेशन है आपका उसमें सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, वो दे रखा था रिलेशन, बट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L1। कोई लाइन है, इसे हमने L1 कह दिया, ये खुद पर परपेंडिकुलर हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि L1 और L1 का जो रिलेशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, नॉट बिलोंग्स टू R है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, कुछ तो समझ में आ गया होगा कि रिलेशन है हमारा L1 परपेंडिकुलर टू L2, यानी कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव कहता है कि पहली कंडीशन ऐसी है कि भाई दोनों जगह क्या होना चाहिए, एक सिंगल टर्म होनी चाहिए। एक लाइन ली जिसको हमने L1 कहा, L1 को ही L1 पे परपेंडिकुलर शो करने की कोशिश करी, मतलब रिलेशन में सेटिस्फाई करने की कोशिश करी, तो वो रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं हो पाई, क्योंकि L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू L1, मतलब वो खुद पर ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो हम कह रहे हैं कि L1 और L1 का जो रिलेशन है वो R में सेटिस्फाई नहीं है, तो इसलिए वो नॉट रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब ऐसे ही जो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक ये कहता है कि AB इज़ बिलोंग्स टू R, देन BA इज़ आल्सो बिलोंग्स टू R, यानी कि ये वाली कंडीशन फिक्स है, ये फिक्स होनी चाहिए, ये होनी ही चाहिए, और ये है ऑप्शनल। अगर ये होती है
तो इसको देखना है। अगर देखो ये तो फिक्स है, इसको तो देखना ही देखना है कि ए बी का होना ज़रूरी है। फिर उसके बिहाव पर हम ये देखेंगे कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर होती है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर नहीं होती तो वो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का मतलब हो गया कि अगर हमने लाइन 1 ली है तो दूसरा क्या लेंगे, लाइन 2। हम यहाँ पर पहली कंडीशन को एज्यूम करके चलते हैं कि L1 और L2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं और रिलेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि L1 L2 इज बिलोंग्स टू R। हमने एज्यूम कर लिया कि L1 और L2 बिलोंग्स टू R हैं, यानी कि अगर हमने L1 ले ली ये और ये ले ली L2, ठीक है, L1 और L2 परपेंडिकुलर हमने शो कर लिया। तो अब बताइए कि इसका कन्वर्स मतलब L2 और L1 क्या रिलेशन में सेटिस्फाई होंगे, यानी कि L2 परपेंडिकुलर होगी L1 पर, होगी, क्योंकि जब L1 है L2 पर परपेंडिकुलर, यानी कि L2 है L1 पर परपेंडिकुलर, तो हम कह सकते हैं कि L1 भी क्या है, इस पर परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का ही तो एंगल बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि L2 और L1 इज बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या है, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, ये हमारा हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन कहती है हमारी कि ट्रांजिटिव ये कहता है, ट्रांजिटिव में हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। पहली होती है कि ए और बी का रिलेशन आप एज्यूम करिए और फिर बी के साथ सी का रिलेशन एज्यूम करिए, तब जाकर आप ये चेक करिए, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब जाके ये चेक करिए कि ए और सी का रिलेशन फंक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आता है तो ट्रांजिटिव है, नहीं आता तो नॉट ट्रांजिटिव है। कभी कभार क्या होता है कि ये जो पहली 2 कंडीशन फिक्स हैं, इन दोनों में से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो ट्रांजिटिव हो जाता है। बट अभी इसे देखते हैं। पहली कंडीशन ये है कि ए बी, तो ए बी के लिए हमने क्या ले लिया, L1 और L2, मतलब 2 अलग अलग चीज़ें ले ली। ए बी का मतलब है 2 अलग अलग चीज़ें। हमने एज्यूम करा कि ये L1 है और ये L2 है, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो ये तो हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ये रिलेशन में आ रहा है। दूसरा है कि B के साथ C को लिया हमने, B के साथ C को मतलब हमने L2 के साथ किसी L3 तीसरी लाइन को ले लिया। हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास जो L2 है ये भी परपेंडिकुलर है किस पर, किसी तीसरी लाइन L3 पर। हमने एज्यूम कर लिया ये, ठीक है ना, कि L2 परपेंडिकुलर टू L3। तो हमने ये भी एज्यूम कर क्या कर लिया कि ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में। अब आपको लास्ट कंडीशन ये देखनी है जिससे आपको पता चलेगा कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब ए और सी का रिलेशन देखेंगे, ए और सी का रिलेशन, ए और सी का मतलब क्या है, ए है हमारे पास L1 और सी है हमारे पास L3। अब ये चेक करना है कि L1 और L3 क्या आपस में परपेंडिकुलर होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। देखो डायग्राम के अनुसार समझ में आ रहा है कि L1 L2 पर थी और L2 L3 पर थी, बट L1 और L3 तो कंडीशन में नहीं आ सकती ना कि L1 और L3 भी परपेंडिकुलर हो जाएं, कभी नहीं हो सकती। L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो इसका मतलब क्या है कि L1 और L3 का रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या कहलाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में ये कहा था कि आपको बस ये प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक तो है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव आया है, ठीक है, और ये हमारा रिफ्लेक्सिव आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। सिमेट्रिक आया कि नहीं आया, आ गया। और ट्रांजिटिव हमारा नहीं आया। ठीक है, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, पूरी पूरी सेटिस्फाई कर गई। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखिए 2 नंबर के हिसाब से ये जो और वाला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल दे रखा है। क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2। देखो ये 90 डिग्री के अंदर ही है 1/2, तो ये तो 10th क्लास के बच्चों को भी पता होता है। और 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, ये भी 90 डिग्री के अंदर है, ये भी 10th क्लास के बच्चों तक का पता होता है, ठीक है ना, तो आपको भी पता होगा। तो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों किस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऊपर जाते हैं तो हमारे पास इसमें तो हमारे पास क्या करना होता है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू को ध्यान रखना होता है। हालांकि जैसे कि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है -π/2 से लेकर π/2, और कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेकर पाई, ठीक है। ये होती है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या काम करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ये काम करते हैं कि आपका आंसर इन प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही आना चाहिए। देखिए कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है, कॉस इनवर्स लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब है कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है भाई, कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस 2 साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 डिग्री पर, यानी कि π/6, तो ये कट गया, तो सॉरी यहाँ 3 आएगा, और ये आ गया π/3 प्लस π/3, तो इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2π/3, है ना, π/3 प्लस π/3 2π/3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 नंबर के हिसाब से तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। और ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं अगर आप रिवीजन करके जाओगे तो। अब देखिए जो रिवीजन नहीं करके जाएगा उसके लिए तो सिंपल क्वेश्चन भी टफ ही लगेगा, तो इसलिए रिवीजन करें। अभी आपके पास बहुत टाइम है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, तो 3 महीने में आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC एंड D फ्रॉम द इक्वेशन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मैट्रिक्स वाले, तो इन क्वेश्चनों को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि इक्वल तो दे ही रखा है हमें। इक्वल का मतलब होता है इसका जो फर्स्ट टर्म है इसके फर्स्ट टर्म के बराबर, और सेकंड टर्म के बराबर, और थर्ड के, और फोर्थ के टर्म के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं A और B वाली, इन दोनों को पहले एलिमिनेट कर देंगे। A माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा -1 के साथ, ये पहली इक्वेशन, और ऐसे 2A माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा 0 के साथ, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के लिए हमें किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर चाहिए होता है, तो B का कोएफिशिएंट बराबर है, साइन चेंज कर देंगे, तो B से B कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का A, और इक्वल टू में इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 और 0 क्या होगा, -1 ही आएगा। तो A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। अब इसी प्रकार से अब आपको B की वैल्यू चाहिए, तो पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है A माइनस बी इक्वल टू -1, तो A की वैल्यू 1 आ गई और B की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, और B उधर जाएगा तो B, तो B की वैल्यू आ गई आपके पास 2, तो यहाँ पर B की वैल्यू भी आपके पास 2 आ गई। अब इसी प्रकार से आपको इस वाली वैल्यू को ले लेना है ना, 2A प्लस D इक्वल टू 5। अब देखो A की वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास 1, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। A की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं इसमें 5, और D इक्वल टू में 5 माइनस 2 यानी कि 3, तो यहाँ पर D की वैल्यू भी आपके पास आ गई 3। ऐसे ही कंडीशन जो थर्ड है लास्ट वाली है 3C प्लस D, तो 3C प्लस D की वैल्यू किसके बराबर होगी 13 के बराबर। अब इसमें C की वैल्यू निकालनी और D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3, तो ये हो जाएगा 3C इक्वल टू में 13 माइनस 3, तो 3C इक्वल टू में 10, और C की वैल्यू आ जाएगी 10/3। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा था, है ना, 2 नंबर के हिसाब से ना इतना टफ था, ना इतना मतलब ट्रिकी था, और ना लेंथी था। 2 नंबर के हिसाब से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए डिफरेंशियल का कॉन्टिन्यूस वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन दे दिया है, k की वैल्यू फाइंड करने वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड मतलब ये x की वैल्यू 5 पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस की कंडीशन ये होती थी कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एट पॉइंट हम
इक्वल करके चलते थे अगर कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो, ठीक है। अब LHL क्या होता है, LHL वो होता है जहाँ पर लिमिट जो है लेस देन आती है, तो x की वैल्यू लेस देन यहाँ पर आ रही है तो इस वाले फंक्शन को LHL में लिया जाएगा और इस वाले फंक्शन को RHL में लिया जाएगा, और जो इक्वल है उसी को लिया जाएगा एट पॉइंट पर। तो LHL निकालते हैं, LHL की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस लिख देते हैं LHL के लिए बस, और फंक्शन, तो लिमिट x टेंड टू 5 और फंक्शन क्या है आपके पास, लोअर लिमिट वाला यानी कि LHL वाला, ये वाला आ जाएगा ये kx प्लस 1। वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वैल्यू तब तक नहीं पुट करते जब तक नॉट डिफाइन आता है। अब इसमें तो नॉट डिफाइन का कोई चक्कर है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1, तो पहली कंडीशन ये आ जाएगी आपकी। RHL भी यहीं कर लेते हैं, RHL लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव लिख देते हैं, और फंक्शन अब इसके लिए कौन सा लिया जाएगा, नीचे वाला x टेंड टू 5 पॉजिटिव, फंक्शन आ जाएगा 3x माइनस 5। अब x की वैल्यू पुट कर दी जाएगी तो ये हो जाएगा 3 5 माइनस 5, तो 15 माइनस 5 यानी कि 10। तो सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये आ गई कि इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो हम क्या करते हैं, LHL को RHL के इक्वल रखते हैं। तो LHL है हमारे पास 5k प्लस 5 और RHL है हमारे पास 10, तो 5 उधर गया तो 5k इक्वल टू में 5 हो जाएगा, 10 माइनस 5, और 5 से 5 कट जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, ठीक है। कंसेप्ट ये भी सिंपल था, इसमें भी ज़्यादा कोई ट्रिकी नहीं थी, है ना। 2 नंबर के हिसाब से देखो आपको बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, ना लेंथी है ना ट्रिकी है, ठीक है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू x साइन x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि पहले तो ये जो इक्वेशन है y x साइन 3x, इसको इक्वल प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x। अब देखिए बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक आ गया, अब इसमें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होती है। बेटा पहले ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि गलती होगी, आपको इतना समझना है कि करना क्या है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें सबसे पहला कंसेप्ट कह रहा है डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसा क्वेश्चन में कह रखा हो वैसा कर दो, आपको बिना सोचे समझे 2 बार डेरिवेटिव कर देना है, और 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद ही फिर आप इस क्वेश्चन को देखना है कि करना क्या है। तो सबसे पहले आप इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करिए। तो चलिए करते हैं पहला डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, और x साइन x में क्या लग जाएगा, u इंटू वी का फॉर्मूला जो कि होता है u का डेरिवेटिव v प्लस यू वी डेरिवेटिव। तो u क्या है हमारे पास, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और साइन 3x एज इट इज़ प्लस u को एज इट इज़, और साइन 3x का क्या होगा cos 3x, और फिर साथ में क्या होगा 3 का होगा तो 3x का 3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान है ना, जैसे साइन 3x का करते हैं तो फिर 3 का यानी कि थीटा का भी करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। मतलब जितनी भी वैल्यू ना x के अलावा कुछ दिखाई दे तो उसका डेरिवेटिव होगा, यानी कि अगर साइन x है तो साइन x का तो हम क्या कर देते हैं cos x कर देते हैं, बट x के अलावा कुछ और दिखाई दे जाए हमें, जैसे कि साइन 3x दिखाई दे गया था, तो साइन 3x का पहले तो साइन 3x का क्या हो गया cos 3x, फिर जो x के बिहाव पर कुछ अलग लिखा है तो उसका पूरे का डेरिवेटिव दोबारा से होगा। तो 3x का डेरिवेटिव हमने कर दिया, तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो गया था हमारे पास 3, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास साइन x साइन 3x प्लस अभी 3 आगे आ जाएगा तो 3x cos 3x। तो पहली इक्वेशन तो ये हमारे पास आ गई। अब अभी भी रुकना नहीं है और ना कुछ सोचना है, डबल डेरिवेटिव करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर
साइन 3x का क्या हो जाएगा, कॉस 3x, ठीक है। और फिर 3 का भी करेंगे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में 3 प्लस, अब 3 को बाहर रख दो, अब x और cos 3x पे u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा फिर से। तो u का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, cos 3x को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस x को एज इट इज़, और cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस का sin 3x, और मल्टीप्लाई में 3x का करेंगे तो 3, ठीक है। अभी पहले इसे पूरा सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं कि लाना क्या था हमें। तो डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 3 cos 3x प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 cos 3x प्लस, प्लस नहीं माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का है ना, तो माइनस का, और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 यहाँ पर पहले से भी है, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9x sin 3x, इस तरीके से हो गई ये, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लाना क्या था, हमें लाना था 9y और 6 cos 3x। तो देखो 6 cos 3x तो आ गया आपका, डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 cos 3x, और 3 cos 3x क्या हो गया 6 cos 3x, ये तो आ गया, माइनस का 9, अब यहाँ पर लिखा है x sin 3x, x sin 3x किसके जैसा दिख रहा है आपको, देखो x sin 3x इसकी जैसा दिख रहा है आपको, y की तरह, y इक्वल टू एक्स साइन 3x था, तो x साइन 3x की जगह क्या पुट कर सकते हो आप y, तो डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 6 cos 3x और माइनस का 9y हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों वैल्यू इधर आ जाएंगी, डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये इधर आएगा, तो पहले इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 9y, और फिर ये इधर आएगा तो माइनस का 6 cos 3x इक्वल टू में 0। तो देखो यही प्रूफ करना था, ठीक है, हो गया प्रूफ। तो क्या करा आपने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा आपने, आपने बस ये समझा कि आपको डबल डेरिवेटिव करना है और उसको सॉल्व करते गए। तो घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, कि घबराहट में ना क्या होता है कि घबराहट में जो आता है वो भी ख़त्म हो जाता है, जो आता है वो भी पता नहीं चलता है कि क्या करना था क्या नहीं करना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका और पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट। तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हम c की वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, वैल्यू ऑफ c आपको फाइंड करनी होती है, उसमें x और y की वैल्यू दे रखी होती है और उसमें वैल्यू को फाइंड कर देंगे तो वो निकल जाता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कि c की वैल्यू अगर फाइंड हो जाती है तो वो पर्टिकुलर, और c की वैल्यू फाइंड नहीं होती तो वो जनरल सॉल्यूशन रहती है। अब जनरल सॉल्यूशन निकालनी है किसकी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों ही 9 चैप्टर के दे दिए आपको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 9 चैप्टर के दे दिए तो क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं सही से फिर से आंसर क्वेश्चन को, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना होता है आपको, कि y वाले टर्म को y के साथ और x वाले टर्म को x के साथ आपको सेपरेट करना होता है। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं होता तो उसमें आप क्या लगा सकते हो, होमोजीनियस इक्वेशन वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, या तो इंटीग्रल फैक्टर वाला कंसेप्ट उसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आप पहले ये ध्यान रखना कि डी वाई और डी एक्स ये हमेशा न्यूमरेटर में होने चाहिए, ऊपर की तरफ होने चाहिए, ऊपर की तरफ। तो डी एक्स को पहले इधर ले जाओ आराम से तसल्ली पूर्वक, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये हो गया। अब देखो डी एक्स के साथ एक्स वाले को यहीं रहने दो और वाई वाला वाई के साथ चला जाएगा। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। और ऐसा होते ही आपको क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स,
तो ये हो जाए, देखो ये अब किसका फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/1 + x², ये होता है tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x/a कहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अभी क्या है, a की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y का इक्वल टू tan इनवर्स x + c। तो इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है भाई, ठीक है ना। पेपर में कहाँ टाइम है हमारे पास, एक 3 घंटे जो मिलते हैं वो नाम के ही 3 घंटे मिलते हैं, काम थोड़ी करने देते हैं 3 घंटे में, कभी साइन करवाते हैं, कभी नाम लिखवाते हैं, तो भाई आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है ना। तो जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना करिए और फिर जल्दी से आगे बढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस सेक्शन का और इस वीडियो का भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि एक बकेट है, उसमें से आपने एक बॉल निकाली है ना, निकाली और उसको नोट किया और फिर से उसे क्या कर दिया, उसी में पुट कर दिया, तो उसी में वो चली गई फिर से, है ना। विद रिप्लेसमेंट, विदाउट होता है तो उसको रखा नहीं जाता, ठीक है ना, उसे क्या कर देते हैं, निकालते हैं और साइड में रख देते हैं। तो रिप्लेसमेंट करिए, निकाला, देखा और फिर से उसी में रख दिया। अब बोल रहा है कि फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। तो सिंपल सा काम है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ये हैं 10 और नंबर ऑफ रेड बॉल ये हमारे पास है 8। अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर रेड। देखिए ये क्वेश्चन आपके 12th के लायक बिल्कुल नहीं है, ये 10th के लायक ही है, ठीक है, ये आपको 12th में दे दिया है। तो करना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ आर रेड, तो पहली भी रेड और दूसरी भी रेड, ऐसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है। जब भी आपको 2 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन दे दिए जाए, यानी कि 2 बॉल दे दी जाए, तो इसमें लगता है मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R2, इस तरीके से कर देना है। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 क्या होगी, यानी कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल अपॉन में टोटल। फेवरेबल मतलब रेड बॉल, टोटल मतलब 18 बॉल, फिर मल्टीप्लाई। क्या इसमें बॉल निकालने के बाद बॉल को अलग रख दिया गया, नहीं, उसी में रख दिया गया, तो इसका मतलब फिर से हमारे पास बॉल कितनी हो जाएंगी, 8, ठीक है, और टोटल कितनी हो जाएंगी, 18। अब इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 से 4 बार में और 2 से 9 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 9 बार में, तो इसकी वैल्यू आ गई 16/81, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है ये भी, है ना, 2 नंबर के हिसाब से बढ़िया कंसेप्ट है। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको आज प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन बी करवा दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा, और देखिए समझ में आया होगा तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट भी करिए, उस कमेंट को हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, सेक्शन नंबर सी के साथ। जब तक के लिए आप इसको सही से करिए और समझिए।